हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी में, जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, बायोलॉजी का एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, क्लास 12। ठीक है ना, और नीट दोनों के लिए सफिशिएंट होगा जितना भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ हम किसे कहते हैं। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ को डिफाइन करने के लिए एक संस्था है जिसका नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम WHO के नाम से जानते हैं। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ के बारे में हमको क्या बताता है कि हेल्थ हम किसको कहेंगे। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब केवल यही नहीं होता कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हेल्दी होना, कि अगर किसी आदमी के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हेल्दी है तो क्या वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी कहलाएगा। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि WHO के अकॉर्डिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ की जो डेफिनेशन है उसमें रिप्रोडक्शन के सभी एस्पेक्ट को हमको देखना है, जैसे फिजिकल, इमोशनल और बिहेवियरल और सोशल। ठीक है ना, जो फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल और सोशल, इन सभी एस्पेक्ट में जो हेल्दी पाया जाएगा उसको हम कहेंगे रिप्रोडक्टिव, उसकी हेल्थ सही है। तो पहले पॉइंट को आप पढ़ लीजिए। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मींस, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का क्या मतलब है, ए टोटल वेलबीइंग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के सभी एस्पेक्ट से अगर हम देखें तो वो पूरा हेल्दी होना चाहिए, जैसे कि फिजिकली, ठीक है ना, इमोशनली, ये सब हमको किस एस्पेक्ट में देखना है, रिप्रोडक्शन के एस्पेक्ट में देखना है। फिजिकली, इमोशनली, बिहेवियरली और सोशली जो पर्सन हेल्दी होगा उसको हम रिप्रोडक्टिवली हेल्दी पर्सन कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो दूसरे पॉइंट में, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी। तो हेल्दी सोसाइटी हम किसको कहेंगे, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी। रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी हम उसको कहते हैं जिस सोसाइटी में रहने वाले पीपल्स के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो फिजिकली और फंक्शनली नॉर्मल काम कर रहे हो, है ना, और नॉर्मल इमोशनल और बिहेवियरल इंटरेक्शन हो जिनका अमंग ऑल देम इन ऑल सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स। ठीक है ना, तो ऐसी सोसाइटी को हम रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी कहेंगे जिसमें रहने वाले पीपल्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फिजिकली और फंक्शनली नॉर्मल होंगे और वो आदमी, वहां पर रहने वाले आदमी इमोशनली और बिहेवियरली भी क्या होंगे, उनके इंटरेक्शन नॉर्मल होंगे, तो वो कहलाएगी रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम क्या है। तो इंडिया पहला ऐसा कंट्री था, ठीक है ना, वर्ल्ड में जिसने शुरुआत किया एक एक्शन प्लान और एक प्रोग्राम की स्टार्टिंग करी इन्होंने एक नेशनल लेवल पर, टू अटेन टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज सोशल गोल। एक उन्होंने लक्ष्य बनाया, सामाजिक मुद्दा बनाया, ठीक है ना, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को, और इनिशिएट किए बहुत सारे एक्शन प्लान और प्रोग्राम, ठीक है ना, नेशनल लेवल पर चलाए इन्होंने, एक बड़े लेवल पर, जिससे समाज में रहने वाले सभी आदमियों को रिप्रोडक्टिवली हेल्दी बनाया जा सके। तो इस प्रोग्राम का क्या नाम रखा था, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, और ये सन 1951 में लागू किया गया था। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड बाय 1951। ठीक है ना, इस प्रोग्राम को क्या नाम दिया गया था, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम नाम दिया गया था, और जो कि इनिशिएट किया गया 1951 में, और बाद में इस प्रोग्राम को इम्प्रूव किया गया, ठीक है ना, और इसका नाम बदलकर
क्या रख दिया गया, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, RCH प्रोग्राम इसका नाम रखा गया। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर RCH प्रोग्राम किसका नाम रखा गया, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम का ही नाम बदलकर रखा गया RCH, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। और इस प्रोग्राम के अंदर हम क्या करते हैं, लोगों को सलाह दी जाती है, ठीक है ना, और फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाती है जिनसे उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ इंप्रूव हो सके। अब हम एम पढ़ेंगे फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के, है ना, क्या लक्ष्य क्या थे इसके। तो पहला लक्ष्य है क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट वेरियस रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एस्पेक्ट्स, ठीक है ना, रिप्रोडक्शन से संबंधित जितनी भी बातें हैं उन सब बातों को लोगों तक पहुंचाना और जागरूकता फैलाना लोगों के बीच में, ठीक है ना, कि किस तरीके से हम रिप्रोडक्टिवली हेल्दी बन सकते हैं, किस तरीके से हम रिप्रोडक्शन से संबंधित जितनी बीमारियां होती है, सेक्स से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स होती है, एसटीडीज होती है, उन सब बीमारियों से बचा जा सके, एड्स से कैसे बचा जा सके, ठीक है ना, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के कौन कौन से तरीके होते हैं, हम गर्भ धारण को किस तरीके से रोक सकते हैं, प्रेगनेंसी को कैसे रोका जा सकता है, तो और मदर की हम टेक केयर किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना, बच्चे की हम देखभाल किस तरीके से कर सकते हैं, तो इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस किया जाता है यहाँ पर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के अंदर, ठीक है ना, हमको कितने बच्चे पैदा करने चाहिए, तो इस प्रोग्राम के अंतर्गत लोगों को समझाया जाता है, ठीक है। तो प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है ना, उनके बारे में जानकारी दी जाती है। एडोलेसेंस एंड रिलेटेड चेंजेस, एडोलेसेंट किसको बोलते हैं, एडोलेसेंट कहते हैं 13 ईयर से लेकर 19 या 20 ईयर के बीच की जो एज होती है ये एडोलेसेंट कहलाती है। और इस समय स्टार्टिंग हो जाती है प्यूबर्टी, है ना, मेल्स हो या फीमेल्स हो उनमें प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है। और प्यूबर्टी जब स्टार्ट होती है तो हार्मोनल चेंजेस आते हैं बॉडी के अंदर, और उन हार्मोनल चेंजेस के अंदर जब चेंजेस आते हैं तो उन चेंजेस के बारे में बताया जाता है एडोलेसेंट्स को, जिससे वो गलत तरीके से उन चेंजेस को ना ले, ठीक है ना, उनको समझाया जाता है कि ये सब जो चेंजेस आते हैं इस उम्र में, ठीक है ना, एडोलेसेंट की स्टेज में, ये नॉर्मल होते हैं, ये सब हार्मोन की वजह से आते हैं। सेफ एंड हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस, किस तरीके से हम सेफ और हाइजेनिक, हाइजेनिक का मतलब स्वच्छता से होता है, साफ सफाई, स्वच्छता, ठीक है ना, तो सेफ और स्वच्छ सेक्सुअल प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर बताया जाता है कि किस तरीके से आप, मान लो अगर हम प्रेगनेंसी को कंसीव नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, प्रेग्नेंट होना नहीं चाहते हैं, तो हम कौन कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का यूज कर सकते हैं प्रेगनेंसी को डिले करने के लिए, तो यहाँ पर कॉन्डोम्स के बारे में, ठीक है ना, या अदर जो पिल्स होती है जिनसे प्रेगनेंसी से बचा जा सकता है, या फिर आपका मैकेनिकल मेथड्स होते हैं कुछ, जैसे कॉपर टी वगैरह के बारे में बताया जाता है यहाँ पर, है ना, किस तरीके से हम सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिस को कर सकते हैं। और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में बताया जाता है, जागरूक किया जाता है लोगों को, एड्स के बारे में समझाया जाएगा कि एड्स से आप किस तरीके से बच सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एजुकेटिंग पीपल स्पेशली फर्टाइल कपल्स, ठीक है ना, जो फर्टाइल कपल्स है, फर्टाइल कपल्स का मतलब जो रिप्रोडक्टिव एज में है, उन कपल्स को एजुकेट किया जाता है। एंड दोज इन मैरिजेबल एज ग्रुप, और जिनकी शादी की उम्र हो चुकी है, मैरिजेबल एज में है जो, तो उन आदमियों को समझाया जाता है ना, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के बारे में बताया जाता है। अबाउट अवेलेबल बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस, तो हमारे पास कौन कौन से बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस है, इन बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस की जानकारी दी जाती है, ठीक है ना। बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस क्या होते हैं आपके पास, हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं इन सारी चीजों को, ठीक है ना। हम कॉन्डोम का यूज कर सकते हैं, ठीक है, या फिर पिल्स का यूज किया जा सकता है, ठीक है ना। इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस क्या क्या होती है इनके बारे में बताया जाता है। तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं बर्थ कंट्रोल ऑप्शन के, जिनके बारे में जानकारी दी जाती है किनको, फर्टाइल कपल्स को, और जो मैरिजेबल एज में है उन आदमियों को जानकारी दी जाती है यहाँ पर। केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर, अगर कोई प्रेग्नेंट मदर है तो उसकी किस तरीके से हम देखभाल कर सके, उसके टिप्स दिए जाते हैं यहाँ पर।
पोस्ट नेटल केयर। पोस्ट नेटल केयर का मतलब होता है कि जब बच्चे का जन्म हो जाएगा उसके बाद उसकी देखभाल कैसे करी जाएगी, ठीक है ना, और मदर की देखभाल किस तरीके से हम करेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में एजुकेट किया जाता है कि ब्रेस्ट फीडिंग के क्या क्या फायदे होते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे कि जो फर्स्ट मदर मिल्क होता है उसको हम कोलेस्ट्रम कहते हैं, और कोलेस्ट्रम के अंदर IgA नाम की एंटीबॉडी होती है जो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है बेबी के, ठीक है। इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर द मेल एंड फीमेल चाइल्ड, और आप जानते होंगे फीमेल फेटिसाइड के बारे में कि जो अनएजुकेटेड पीपल्स होते हैं या फिर जिनको ज्यादा समझ नहीं है, ठीक है ना, तो वो क्या करते थे, एमनियोसेंटेसिस का एक नाम का एक टेस्ट होता है जो बेसिकली बीमारियों का पता लगाने के लिए किया जाता है। बच्चों के अंदर कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर तो नहीं है, ठीक है ना, जेनेटिक बीमारी तो नहीं है, इस बारे में पता लगाया जाता है एमनियोसेंटेसिस से, एक टेस्ट होता है। तो उस टेस्ट से ये भी पता चल जाता है कि गर्भ के अंदर बच्चा मेल है या फीमेल है। तो बहुत सारे जो अनएजुकेटेड पीपल्स होते हैं वो फीमेल चाइल्ड होने पर क्या कर देते हैं, फीमेल फिटेसाइड करवा देते हैं, उससे लड़कियों की ज्यादा डेथ होती गई इस तरीके से। तो फिर सरकार ने कानून भी बनाया, एमनियोसेंटेसिस टेस्ट को बैन कर दिया गया, ठीक है ना। तो हमको भेदभाव नहीं करना चाहिए मेल और फीमेल चाइल्ड में, ठीक है ना, क्योंकि इसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो बच्चा मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, और फीमेल भी किसी भी फील्ड में मेल से कम नहीं है आज के टाइम में, आप देख भी रहे होंगे इस चीज को, ठीक है। तो इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए फॉर मेल एंड फीमेल चाइल्ड। नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग फैसिलिटी एंड सपोर्ट फॉर बिल्डिंग अप ए रिप्रोडक्टिवली हेल्थी सोसाइटी, और हमको फैसिलिटी प्रोवाइड करानी होगी, ठीक है ना, और सपोर्ट करना होगा, ठीक है ना, लोगों को रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी बनाने के लिए। जैसे कि क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करा सकते हैं, तो हॉस्पिटल्स बनाए जाए। जो कुछ गांव ऐसे हैं कि कई गांव के पास कोई मेडिकल सुविधा नहीं होती, जो जिससे जब डिलीवरी का समय आता है तो वो बहुत सारे आदमी ऐसे होते हैं जो हॉस्पिटल्स तक भी नहीं जा पाते डिलीवरी करवाने के लिए, और वो घर में ही, ठीक है ना, किसी दाई के द्वारा डिलीवरी को करवा लेते हैं, ठीक है ना। उससे क्या होता है, क्योंकि वहां पर ज्यादा नॉलेज की कमी होने की वजह से मदर की डेथ बहुत ज्यादा देखी जाती है, या फिर बच्चा, ठीक है ना, एक्सपायर हो जाता है। तो फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करानी पड़ेगी। अगर फैसिलिटी हम प्रोवाइड कराएंगे, अच्छी मेडिसिन उपलब्ध कराएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा देंगे, हॉस्पिटल में बेड अच्छे होंगे, ठीक है ना, सभी सुविधाएं होगी वहां पर, तो उससे क्या होगा, मदर की डेथ भी कम होगी और बच्चा भी स्वस्थ हेल्दी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के द्वारा। तो ये सारे पॉइंट्स एनसीईआरटी के पॉइंट्स है, ठीक है ना, आप अपनी एनसीईआरटी में भी अंडरलाइन करते चल सकते हैं और साथ साथ अपने नोट्स को भी बना सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखो, हाउ गवर्नमेंट क्रिएटेड अवेयरनेस। गवर्नमेंट जो है अवेयरनेस का मतलब क्या होता है, जागरूकता फैलाना, जागरूकता। तो किस तरीके से गवर्नमेंट जागरूकता को फैला रही है, तो विद द हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल एंड द प्रिंट मीडिया। तो आप जैसा सुनते होंगे, ठीक है ना, माइक में जो रेडियो वाले होते हैं ना, वो माइक लगा के रखते हैं, और जैसे कि वो बताते हैं कि किस किस तरीके से हम रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। आपने कुछ डायलॉग भी सुने होंगे, जैसे कि जो वाहन होते हैं हमारे, जैसे ट्रक वगैरह, उन पर लिखा रहता है कि जैसे कि बच्चे 2 ही होने चाहिए, है ना, हम 2 हमारे 2, ऐसा करके कुछ मैसेज लिखा होता है। तो ये सब अवेयरनेस फैलाने के लिए, ठीक है ना, किया जाता है। विजुअल का मतलब दिखाया जाता है, जब टीवी पर कोई एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, जागरूकता फैलाने के लिए, फैमिली प्लानिंग के लिए, ठीक है ना, बच्चे कम ही होने चाहिए। अगर बच्चे कम होंगे तो उससे क्या फायदा होता है, अगर माँ बाप मान लो लिमिटेड में ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करते हैं तो उनकी वो देखभाल अच्छी तरीके से कर पाते हैं, ठीक है ना, उनको अच्छी एजुकेशन दे पाते हैं। अगर मान लो बच्चे ज्यादा पैदा कर देंगे तो फिर वो उनका खर्चा अफोर्ड नहीं कर पाते, उनको अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते,
ठीक है ना। तो बच्चे दो ही अच्छे, ऐसा नारा दिया गया था। एनजीओ क्या होते हैं? नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। एनजीओ कहते हैं नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। इन्वॉल्वमेंट टू रीच मासेस, और बहुत सारे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी है जो यहाँ पर अवेयरनेस फैलाने का काम करते हैं और ये भी लोगों तक पहुँचते हैं, ठीक है ना, और इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करते हैं कि किस तरीके से हम रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी को बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पेरेंट्स, अदर क्लोज रिलेटिव्स, टीचर्स, फ्रेंड्स also have a major role in the dissemination of the above information। जो अभी ऊपर बताया गया था आपको कि क्या क्या हम आपको किस तरीके से जागरूकता फैलानी है, क्या क्या जागरूकता फैलानी है। तो इस जागरूकता फैलाने का काम केवल गवर्नमेंट का नहीं है, केवल एनजीओ का नहीं है। तो इसमें कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? खुद पेरेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पेरेंट्स अपने बच्चों को समझाएं, ठीक है ना। तो ज्यादा बच्चों से क्लियरली बात करनी चाहिए, पेरेंट्स को भी अपने बच्चों से, है ना, उनको बताएं कि किस तरीके से जैसे कि प्यूबर्टी आने पर क्या क्या चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, और उनको उसके बारे में बताएं, समझाएं, और जिससे बच्चा भी आगे चलकर कोई गलत फैसला ना ले अपनी लाइफ में, ठीक है ना। अदर क्लोज रिलेटिव से जो हमारे, उनको बात करनी चाहिए, एडोलेसेंट्स को, एडोलेसेंट्स से, है ना, या फिर टीचर्स हैं, जैसे कि टीचर्स आपको बता रहे हैं, और फ्रेंड्स हैं जो, अगर आपको कुछ चीज पता है, जैसे आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो आपको रिप्रोडक्शन के बारे में काफी जानकारी हो चुकी है। कुछ आपके फ्रेंड्स ऐसे हैं जो मैथमेटिक्स लिए हुए हैं, ठीक है ना, जो आर्ट साइड है, कॉमर्स है, तो वो तो रिप्रोडक्शन को पढ़ते ही नहीं है ना, उनको मिलेगा ही नहीं पढ़ने के लिए ये चैप्टर। तो आप अगर उनके फ्रेंड हो तो आप उनको बता सकते हो कि किस किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस होते हैं, ठीक है ना, और उनको आप समझा सकते हो। तो रिप्रोडक्शन से संबंधित बीमारियां कैसे फैलती है, इन सारी चीजों की जानकारी आप दे सकते हो अपने फ्रेंड्स को भी, ठीक है ना। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल्स। ये सबसे बेस्ट मेथड है, ठीक है ना। सेक्स एजुकेशन से रिलेटेड एक चैप्टर रखा जाए सभी स्कूलों में, जो सभी बच्चों को पढ़ाया जाए, चाहे वो बायोलॉजी का स्टूडेंट हो, चाहे मैथमेटिक्स का हो, ठीक है ना, कॉमर्स का हो, आर्ट साइड का हो। तो सेक्स एजुकेशन की जानकारी हमको जरूर देनी चाहिए, ठीक है ना। यदि सेक्स एजुकेशन की जानकारी होगी तो उससे फिर जो एडोलेसेंट्स है वो सही डिसीजन ले पाएंगे, ठीक है ना। उनको बर्थ कंट्रोल मेथड के बारे में पता चलेगा, कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में पता चलेगा, ठीक है ना। तो फिर वो गलत रास्ते पर जाने के उनके चांसेस कम हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये सब चीज होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, हाउ रिप्रोडक्टिव हेल्थ इंफॉर्मेशन इज यूजफुल। अगर हमको रिप्रोडक्टिव हेल्थ से संबंधित इंफॉर्मेशन है तो हम हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक होगी, हेल्पफुल कैसे होगी। तो इट वुड हेल्प पीपल स्पेशली दोज इन द एडोलेसेंट एज ग्रुप टू लीड ए रिप्रोडक्टिवली हेल्दी लाइफ। अगर हमें, यदि लोगों के पास रिप्रोडक्टिव हेल्थ से संबंधित जानकारी है, स्पेशली किनके पास, एडोलेसेंट एज ग्रुप में है जो, उनके पास अगर रिप्रोडक्शन से संबंधित सारी इंफॉर्मेशन है तो वो रिप्रोडक्टिव हेल्थी लाइफ को जी सकते हैं, है ना। और वो सेक्स से रिलेटेड जो बीमारियां होती है, जैसे एसटीडीज है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से, उनसे वो बच सकते हैं और एक हेल्थी लाइफ को जी सकते हैं, ठीक है। इट वुड एड्रेस द इम्पोर्टेंस of bringing up socially conscious healthy families of desired size। और यहाँ पर देखो, अगर हमको रिप्रोडक्टिव से संबंधित जानकारी है, हेल्थ से संबंधित जानकारी है, तो पीपल क्या हो जाते हैं, सोशली ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं और छोटे साइज की वो फैमिली को बनाना चाहेंगे और उनका पालन पोषण अपने बच्चों का अच्छे तरीके से करेंगे, उनको अच्छी एजुकेशन देंगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आपको रिप्रोडक्टिव, मान लो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जो है उनके बारे में लोगों को पता ही नहीं है, तो बिना कॉन्ट्रासेप्टिव के क्या करेंगे, सेक्सुअल प्रैक्टिस करेंगे, तो उससे बच्चे ज्यादा से ज्यादा पैदा होते चले जाएंगे और फिर जब ज्यादा बच्चे होंगे तो उनकी फिर परवरिश अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगी और फिर रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी नहीं बन पाएगी,
ठीक है ना। तो सेक्स की इंफॉर्मेशन, सेक्स रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है उनकी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है ना। और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का यूज करेंगे जब आदमी एक सोसाइटी में रहने वाले, तो फिर वो डिजायर्ड साइज की फैमिली को हेल्दी बना सकते हैं, ठीक है ना, छोटा साइज की फैमिली को बना सकते हैं। नेक्स्ट है अवेयरनेस ऑफ पीपल ड्यू टू अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ। और आप अभी देख रहे हो कि अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ होती जा रही है, पॉपुलेशन ग्रोथ अनकंट्रोल्ड होती जा रही है। तो ये एक समस्या है बहुत बड़ी, ये ना सोशल एविल्स, और इससे कुछ समाज में हमारी बुराइयां भी बढ़ती जा रही है, जैसे सेक्स एब्यूज एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम्स। ये ना जैसे आप देखते हो, आप रोज अखबार में देखते हो कि रेप बहुत ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है। तो रेप ज्यादा क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। उसी से क्या हो रहा है, क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं। तो एक्सेट्रा need to be created to enable people to think and take necessary steps to prevent them and thereby build up a socially responsible and healthy society। और ये जितने भी दुष्कर्म किए जा रहे हैं, ठीक है ना, हमको सोचना होगा ये दुष्कर्म क्यों हो रहे हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन नहीं है पीपल्स के पास ज्यादा। अगर हम चैप्टर मान लो सेक्स एजुकेशन के बारे में स्टार्टिंग में पढ़ा दिया जाए और सही गलत के बारे में पहले से ही बच्चों को बता दिया जाए, तो फ्यूचर में वो गलत काम शायद करने से रुक जाए और ये केसेस कम भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो हमको नेसेसरी स्टेप्स लेने पड़ेंगे इन सारे क्राइम्स को कम करने के लिए और एक अच्छी सोशली रिस्पॉन्सिबल और हेल्दी सोसाइटी को बनाना होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, हाउ टू इम्प्लीमेंट रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम सक्सेसफुली। तो जो हमने प्रोग्राम चलाए हैं, हमारी गवर्नमेंट ने चलाए हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम, इनको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कैसे किया जा सकता है। तो बेटर ग्राउंड लेवल फैसिलिटीज, है ना, केवल बातें करने से कुछ नहीं होता, ठीक है ना, केवल हमने एडवर्टाइजमेंट कर दिया बहुत ज्यादा। आपको ग्राउंड लेवल पर फैसिलिटीज को प्रोवाइड कराना होगा, है ना, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाना होगा। मींस आपको हॉस्पिटल्स खोलने पड़ेंगे और वहां पर कॉन्ट्रासेप्टिव्स फ्री में या बहुत कम रेट पर है ना डिस्ट्रीब्यूट करने होंगे सोसाइटी के अंदर, तो तब जाकर एक रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी बन सकेगी। प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज, मतलब डॉक्टर, ट्रेन नर्स, ट्रेन स्टाफ रिक्वायर्ड। और आपको वहां पर हॉस्पिटल्स में, है ना, डॉक्टर्स की एक्सपर्ट डॉक्टर होने चाहिए, एक्सपर्ट नर्सेज होनी चाहिए, तो तब वो लोगों की समस्याओं को दूर कर सकेंगे और रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी बनाने में हेल्प मिलेगी। मटेरियल सपोर्ट, जैसे इजीली अंडरस्टैंडेबल रीजनल लैंग्वेज, मोर कन्विंसिंग प्रमोशनल मटेरियल एंड ट्रेनिंग किट्स। और आपको मटेरियल सपोर्ट भी देना होगा जो आसानी से लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है ना, और रीजनल लैंग्वेज में समझाए लोगों को जो वहां पर, क्योंकि इंडिया में तो अगर आप देखते हो ना, तो जब स्थान परिवर्तन होता है, आप प्लेस को चेंज करते हो तो लैंग्वेज भी चेंज हो जाती है। तो ऐसे आप लैंग्वेज में लोगों को मत समझाओ जो उनकी समझ में ही नहीं आ रही है ना। तो वहां की रीजनल लैंग्वेज में आप उनको आसानी से, बहुत इजीली तरीके से उनको समझाइए, है ना, और कन्विंस कीजिए, उनको प्रमोट कीजिए। उन जो मटेरियल वहां पर ट्रेनिंग किट्स दी जाएगी आपको, ठीक है ना, उनका यूज करने के लिए उनको प्रमोट कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, मेडिकल असिस्टेंस एंड केयर टू पीपल, और उनको मेडिकल सुविधाएं प्रोवाइड करी जाए, ठीक है ना, जिससे आप पीपल्स की केयर कर सके। इन रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स लाइक जैसे प्रेगनेंसी है, डिलीवरी, एसटीडीज, अबॉर्शंस, कॉन्ट्रासेप्शन, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, इनफर्टिलिटी एक्सेट्रा। तो ये सारी चीजें, इन सब के लिए सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। ये रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। मान लो कोई प्रेगनेंसी है, ठीक है ना, प्रेगनेंसी को कोई मान लो अवॉइड करना चाहता है, तो उनके लिए अबॉर्शन के ऑप्शंस होने चाहिए वहां पर, ठीक है ना। या कोई अगर प्रेग्नेंट होना चाहता है, तो समझ रहे ना, कोई मान लो इनफर्टाइल कपल्स है और उनको प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, तो उनकी हेल्प करें वहां के डॉक्टर्स। डिलीवरी अच्छी तरीके से हो सके जिससे मदर और जो चाइल्ड है उसकी हेल्थ दोनों स्वस्थ बने रहे। एसटीडीज जो बीमारी होती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इनको किस तरीके से रोका जाए,
ठीक है ना। तो उनके लिए मटेरियल जो लोगों को उपलब्ध कराए जाएंगे इनसे बचने के लिए, बीमारियों से, वो उपलब्ध होने चाहिए। अबॉर्शंस के लिए वहां पर सुविधा होनी चाहिए। कॉन्ट्रासेप्शन ऐसी युक्तियां होती है जो प्रेगनेंसी को रोकने के लिए यूज करी जाती है, उनको हम कॉन्ट्रासेप्शंस कहते हैं। और मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स या इनफर्टिलिटी, इन सब का इलाज वहां पर होना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बेटर टेक्निक एंड न्यू स्ट्रेटजीज, और आपको क्या क्या टेक्निक इम्प्लेंट करनी चाहिए वहां पर नई स्ट्रेटजीज के साथ। तो टू प्रोवाइड मोर एफिशिएंट केयर एंड असिस्टेंस टू पीपल, और आपको ज्यादा एफिशिएंटली टेक केयर करनी होगी वहां के पीपल्स की, और उनको वहां के आदमियों को की सहायता करनी होगी, ठीक है ना। तो मीन्स कुल मिलाकर ये कि एक हॉस्पिटल बनाया जाए आसपास के एरियाज में, मान लो 5-6 गाँव से को मिलाकर एक उनके लिए हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल बनाया जाए, और वहां पर सभी डॉक्टर्स हो, है ना, एक्सपर्ट नर्सेज हो, और जो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है जैसे प्रेगनेंसी, डिलीवरी, एबॉर्शंस, कॉन्ट्रासेप्शन, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी, इन सब के लिए उनकी सहायता करी जाए, ये ना, उनका ध्यान रखा जाए। तो तभी जाकर हम एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी को बना सकते हैं, ठीक है। स्टैट्यूटरी बैन ऑन एम्नियोसेंटेसिस, संवैधानिक तौर पर एम्नियोसेंटेसिस पर क्या लगा दिया गया है, बैन। और अभी मैंने आपको बताया था एम्नियोसेंटेसिस ऐसा टेस्ट होता है जिससे, वैसे तो ये टेस्ट बीमारियों का पता लगाने के लिए किया जाता है, ठीक है ना, जैसे कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर तो नहीं है बच्चे में, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है ना, जैसे हीमोफीलिया हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया, या फिर तुम्हारा क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम हो गया, टर्नर सिंड्रोम हो गया, डाउन सिंड्रोम हो गया। तो इन सब बीमारियों का पता लगाने के लिए एम्नियोसेंटेसिस टेस्ट का यूज किया जाता है, लेकिन इसका गलत उपयोग ज्यादा देखते हुए, क्योंकि इस टेस्ट से सेक्स डिटर्मिनेशन हो जाता है, ये पता चल जाता है कि मदर के जो यूट्रस है उसके अंदर जो डेवलप हो रहा है चाइल्ड, वो बच्चा है जो है मेल है या फीमेल है, इसके बारे में पता चल जाता है। तो मैंने बताया था अनएजुकेटेड पीपल जो मेल और फीमेल को एक समान नहीं मानते हैं, वो क्या कर देते हैं, फीमेल को मार देते हैं। अगर डॉक्टर ने बताया कि भैया लड़की है तो उसको अबॉर्ट करवा देते थे। तो इस टेस्ट का उपयोग सेक्स डिटर्मिनेशन में ज्यादा करते थे लोग, तो इस टेस्ट को गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, बैन कर दिया है। ए फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट बेस्ड ऑन द क्रोमोसोमल पैटर्न, और इसमें क्रोमोसोम की स्टडी करी जाती है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है बच्चे के आसपास, जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड को इंजेक्शन के द्वारा बाहर निकाला जाता है, और उस एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर जो बच्चा होता है उसकी सेल्स मिल जाती है, और उन सेल्स के अंदर डीएनए होता है ना, उसकी वहां पर क्रोमोसोम होता है उसमें सेल्स में, और क्रोमोसोम के पैटर्न की स्टडी करी जाती है। स्टैट्यूटरी बैन ऑन एम्नियोसेंटेसिस, स्टैट्यूटरी बैन का मतलब होता है संवैधानिक तौर पर, ये ना, कानूनी रूप से एम्नियोसेंटेसिस को बैन कर दिया गया है। क्यों कर दिया गया है इसको बैन, क्योंकि इसका गलत उपयोग ज्यादा हो रहा था। मैंने आपको बताया था एम्नियोसेंटेसिस टेस्ट किया जाता है किसके लिए, ये टेस्ट किया जाता था आपका जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स होते हैं उनका पता लगाने के लिए, या जो जेनेटिक डिसऑर्डर है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, इनका पता लगाने के लिए एम्नियोसेंटेसिस टेस्ट को किया जाता है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, बच्चे का जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है डेवलपिंग एम्ब्रियो के आसपास, उस फ्लूइड को हम निकालते हैं, और उसमें जो बच्चे की सेल्स जो टूट कर आ जाती है एमनियोटिक फ्लूइड में, उससे हम क्रोमोसोम का पैटर्न का पता लगाते हैं, और इससे हमको ये पता चल जाता है कि एक्स क्रोमोसोम या वाई क्रोमोसोम का भी आसानी से पता चल जाता है। तो हमको ये पता चल जाएगा बच्चा जो है मेल है या फीमेल है, ठीक है ना। तो कुछ अनएजुकेटेड पीपल क्या करते हैं, अगर फीमेल चाइल्ड बता दिया डॉक्टर ने कि फीमेल है, तो उसको मार देंगे, अबॉर्ट करवा देंगे, ठीक है ना। तो इसका गलत उपयोग बहुत ज्यादा होने लगा, मिसयूज ज्यादा होने लगा, और एम्नियोसेंटेसिस का यूज ज्यादा लोग सेक्स डिटर्मिनेशन करवाने के लिए करने लगे, और फीमेल फिटिसाइड का जो रेट है वो काफी ज्यादा बढ़ने लगा। तो गवर्नमेंट ने इसका दुष्प्रभाव देखते हुए एम्नियोसेंटेसिस को बैन कर दिया है। तो यहाँ पर क्या लिखा है एक बार आप देख लो, द fetal sex determination test based on the chromosomal pattern in the amniotic fluid surrounding the developing embryo। जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसके
किया जाता है ना, और इससे पता चल जाएगा आपको फीटस जो है वो मेल है या फीमेल है। तो मिसयूज फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन लीड्स टू इंक्रीज फीमेल फीटेसाइड। जो फीमेल अगर पता चल गया आपको कि फीमेल फीटस है तो उसकी डेथ करवा दी जाती थी। मतलब मिसयूज बहुत ज्यादा हुआ इस टेस्ट का, तो गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया है। ठीक है। मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन। मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन का मतलब ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बनाने में हेल्प करेगा बहुत ज्यादा। अगर आप देखते हो अगर बच्चा पैदा होता है तो बच्चा जब पैदा होता है तो उसको बहुत सारी वैक्सीन लगाई जाती है, इम्यूनाइज किया जाता है, क्योंकि जब बच्चा बाहर आता है तो वो नया नया होता है बिल्कुल, और हमारे यहाँ पर बहुत सारे पैथोजेंस घूम रहे हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस है जिससे बच्चे को खतरा होता है। ठीक है ना, बीमार हो सकता है, तो हम उसको क्या करते हैं, इम्यूनाइज कर देते हैं पहले से ही, जिससे वो उन रोगों से लड़ने की इसके अंदर शक्ति आ जाए। ठीक है ना, तो इम्यूनाइजेशन ज्यादा से ज्यादा होगा तो उससे हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बना सकते हैं। जैसे कि आप देखते हो कि पोलियो की ड्रॉप्स घर घर पिलाई जा रही है, और पोलियो को इंडिया से बिल्कुल लगभग खत्म कर दिया गया है। Researches on various reproductive related areas are encouraged, और रिप्रोडक्टिव रिलेटेड जो एरियाज है वहां पर अभी भी रिसर्चेस बहुत सारी चल रही है कि है ना, इसको इनकरेज किया जा रहा है टू फाइंड आउट न्यू मेथड्स टू इम्प्रूव अपॉन द एग्जिस्टिंग वंस। नए नए मेथड्स, ठीक है ना, खोजे जा रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्दी बनाने के लिए, और या फिर जो उनसे तरीके हमारे पास अभी उपलब्ध हैं, ठीक है ना, उन्हीं मेथड्स को और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए रिसर्चेस लगातार चल रही है। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज सहेली। आपने सहेली का नाम सुना होगा, ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है, ठीक है ना, फीमेल्स के लिए, और इसको CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट में लखनऊ में जो की है वहां पर इसको डेवलप किया गया, और ये नॉन स्टेरॉइडल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, और ये सप्ताह में एक बार ली जाती है केवल, ठीक है ना। और इसके अंदर एक एक्टिव केमिकल होता है, सेंट क्रोमन नाम का केमिकल होता है, जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सेंट क्रोमन एक केमिकल है जो सहेली में मिलता है आपको, और इट इज सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, a class of medication which act on estrogen receptors, और ये एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स पे काम करती है। तो क्या लिखा है एक बार यहाँ से पढ़ते हैं, a new oral contraceptive for females, फीमेल्स के लिए oral contraceptive पिल्स होती है ये, ठीक है ना। और इसको कहाँ डेवलप किया गया, रिसर्च सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI शॉर्टकट में इसको हम कहते हैं। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट बात है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि इस सहेली को कहां पर डेवलप किया गया था, लखनऊ में सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट में। सहेली क्या है, नॉन हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव है और वंस वीक पिल, और इसको एक सप्ताह में एक बार लेना होता है, वीकली पिल है ये। एक्टिव केमिकल इन सहेली इज सेंट क्रोमन, है ना, सेंट क्रोमन नाम का ये केमिकल आपको याद रखना है जो सहेली में पाया जाता है। It is a selective estrogen receptor modulator, ठीक है ना, इसको बोलते हैं selective estrogen receptor modulator, SERM। ये क्लास है मेडिकेशन की जो किस पर एक्ट करती है, एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स पर काम करती है। तो जो सहेली ये ना ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, ये एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स के ऊपर काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, पॉजिटिव आउटकम ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम। अब हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम चलाए, अब इनके क्या पॉजिटिव आउटकम्स हमको दिखाई दिए। तो बेटर अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड मैटर्स, आज के टाइम पर बहुत ज्यादा हम अवेयरनेस को फैला चुके हैं, ये ना एडोलेसेंट स्टेज में भी जागरूकता को बहुत ज्यादा हमने फैलाया है। डिक्रीज मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, और आज के टाइम में क्योंकि मेडिकल सुविधा बढ़ा दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा, ये ना पहले बच्चे घरों में ही पैदा हो जाते थे, लेकिन आज मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे हॉस्पिटल में पैदा होते हैं, यहाँ पर उनको अच्छी से अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है, और इससे मैटरनल की जो डेथ रेट है मदर का वो बहुत कम हुआ है। जो पार्चुरेशन का टाइम आता है, समझ रहे ना, डिलीवरी का समय जब आता है तो तब मदर का जो मोर्टेलिटी रेट है उसमें कमी आई है,
और जो इन्फेंट है, इन्फेंट बोलते हैं बच्चे को बोलते हैं जो बच्चा अभी बर्थ हुआ है 1 साल से कम का अगर कोई बच्चा है तो उसको इन्फेंट बोला जाता है। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में भी कमी आई है, ठीक है। इंक्रीज नंबर ऑफ मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज एंड बेटर पोस्टनेटल केयर। मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज की संख्या बढ़ी है, अभी मैंने बताया आपको, ठीक है ना। आज के टाइम पर ज्यादा जो डिलीवरी है वो मेडिकल सुविधाओं के साथ होती है, मतलब हॉस्पिटल्स में होती है। और पहले के टाइम पे क्या था, घर में डिलीवरी हो जाती थी, तो उस समय मेडिकल सुविधा ना होने की वजह से मदर मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा था, ठीक है ना, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा था। तो इसमें कमी आई है, ठीक है ना, और सुविधाएं बढ़ी है। और पोस्ट नेटल केयर भी बेटर हुआ है पहले से। पोस्ट नेटल का मतलब है कि जन्म के बाद जो टेक केयर हम करते हैं उसमें भी वृद्धि हुई है, वो भी अच्छा हुआ है। इंक्रीज नंबर ऑफ कपल्स विद स्मॉल फैमिली। और आज के टाइम में, पहले आप देखते थे, अब अपने अगर हम अपने से पहले वाली एक जनरेशन को देखें तो उसमें आप देखो एक कपल्स के कम से कम आपको 8-8, 10-10 बच्चे भी मिल जाएंगे। लेकिन आज के टाइम में आप अपनी जनरेशन में अगर आप देखोगे या कुछ अभी आपसे 5-10 साल बाद देखना, जो जनरेशन है, जो आप रिप्रोडक्टिव एज में सब आ जाओगे, ठीक है ना, तो तब 8-10 बच्चे आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। तो अब छोटी फैमिली, क्योंकि जागरूकता बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है ना, लोग एजुकेट होने लगे हैं, चीजों को समझने लगे हैं, तो स्मॉल फैमिलीज वाले कपल्स आपको ज्यादा संख्या में दिखाई देंगे। बेटर डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ एसटीडीज। और हम अच्छी तरीके से, मान लो कोई बीमारी हो जाए तो सबसे पहले तो उसका डिटेक्शन ही करना होता है, ये ना, डिटेक्शन करने के लिए आपको जांच करानी पड़ेगी, तो टेस्ट में, इन सारी चीजों में डेवलपमेंट हुआ है, तो बेटर डिटेक्शन होने लगा। और बीमारियों का, एसटीडीज का भी, काफी सारी एसटीडीज है जिनका इलाज हो जाता है ना, उसका हम इलाज भी कर सकते हैं। ओवरऑल इंक्रीज मेडिकल फैसिलिटीज फॉर ऑल सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स। और जितनी भी सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उन सब के लिए मेडिकल सुविधा ओवरऑल बढ़ी है आज के टाइम में। मतलब इस प्रोग्राम को चलाने के बाद, रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम को चलाने के बाद, ठीक है ना, सभी सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स में मेडिकल सुविधा को बढ़ाया गया है। नेक्स्ट, इंप्रूव रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ सोसाइटी। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी, मतलब सोसाइटी बनी है। जब मेडिकल सुविधाओं को दिया जाएगा तो रिप्रोडक्टिवली हेल्थी सोसाइटी बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या है, जनसंख्या विस्फोट है ना, और बर्थ कंट्रोल हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो इंक्रीज हेल्थ फैसिलिटीज along with better living condition had an explosive impact on the growth of population। अब आपको पता है हेल्थ फैसिलिटीज को बढ़ा दिया गया है रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम के द्वारा, ठीक है ना, और बेटर लिविंग कंडीशंस हो गई है। अगर आपको हेल्थ फैसिलिटी आपने बढ़ा दी तो डेथ वहां पर क्या होगी, डेथ तो कम हो जाएगी ना, मदर मोर्टेलिटी रेट कम हो जाएगा, और जो तुम्हारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो भी कम हो जाएगा। तो जब मृत्यु दर कम हो जाएगी तो फिर जनसंख्या तो बढ़ी जाएगी ऑब्वियसली, ठीक है ना। बेटर लिविंग कंडीशंस हो चुकी है, तो इन सारी चीजों के चलते ग्रोथ लगातार बढ़ती जा रही है। वी आर सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। अगर आप भारत की बात करें तो हम दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश है हमारा देश, इंडिया, ठीक है ना। और भारत में इतने आदमी हैं, अभी आपको पता है ना, सन 2011 की अगर हम सेंसस की बात करें तो हम कितने थे, 121 करोड़ इंडिया की पॉपुलेशन, 121 करोड़, ठीक है ना, इतनी पॉपुलेशन है। तो अगर हम इस पॉपुलेशन को पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन के साथ जोड़कर देखें तो एवरी 6 पर्सन इन द वर्ल्ड इज एन इंडियन। ये एक आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है। पूरी दुनिया में जितने आदमी है ना, अगर उन सबको मिक्स कर दे तो हर छठा आदमी भारतीय होगा उनमें से, ठीक है ना। तो इतनी तेजी से जो रिप्रोडक्शन ग्रोथ है वो क्यों हो रहा है, ए रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, क्योंकि मृत्यु दर में कमी हो चुकी है। और मृत्यु दर में कमी क्यों हुई, क्योंकि हमने हेल्थ फैसिलिटी को बढ़ाया है और बेटर लिविंग कंडीशंस हो चुकी है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इसमें भी कमी आई है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट MMR कहते हैं इसको, है ना, मदर का मृत्यु दर है ये। एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये बच्चे का मोर्टेलिटी रेट है। मोर्टेलिटी का मतलब होता है मृत्यु दर। तो IMR और MMR इसमें कमी आई है, इसलिए
जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोडक्टिव एज, और रिप्रोडक्टिव एज में पीपल्स की संख्या का बढ़ना, ये भी कारण माना जाता है जनसंख्या विस्फोट का, है ना, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का। क्योंकि जितने ज्यादा रिप्रोडक्टिव एज में जितने ज्यादा पीपल्स होंगे, ठीक है ना, वहां की जनसंख्या उतनी ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि ज्यादा रिप्रोडक्शन होगा तो ज्यादा बच्चे पैदा होंगे वहां पर, तो ज्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी। Alarming population growth rate could lead to an absolute scarcity of even the basic requirements, the food, shelter और clothing। तो इससे नुकसान क्या है? अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो इसका क्या नुकसान है? तो ये अलार्मिंग है, पॉपुलेशन ग्रोथ जो हो रही है अलार्म दे रही है हमको, ठीक है ना, आगाह कर रही है हमको कि भैया अगर इसी तरीके से इसी रेट से पॉपुलेशन बढ़ती रही तो एब्सोल्युटली क्या हो जाएगा? स्कार्सिटी का मतलब क्या होता है? मतलब चीजें खत्म हो जाएगी, रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे हमारे पास, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है जैसे खाना, फूड, जिसके बिना हम जिंदा बिल्कुल भी नहीं रह सकते हैं, फूड की कमी हो जाएगी। भैया अगर आप बहुत ज्यादा हो जाओगे, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, तो इतनी ज्यादा पॉपुलेशन को रहने के लिए घर चाहिए होगा, और घर बनाने के लिए आपको जमीन चाहिए होगी, है ना, लैंड चाहिए। और वो लैंड कहाँ से आएगी? या तो आपको फॉरेस्ट को काटना पड़ेगा, या जहाँ पर आज हम खेती कर रहे हैं, जो जहाँ पर आज खेत है, ठीक है ना, उसको आप देखोगे कॉलोनी बना दिया जाएगा, और वहां पर मकान बना दिए जाएंगे, ठीक है ना, घर बना दिए जाएंगे वहां पर। तो रहने के लिए हमको चाहिए जगह, ठीक है ना, तो उसके लिए आपको एक फील्ड को खत्म करना पड़ेगा जहाँ पर फूड उगता है, ठीक है ना, जहाँ पर अनाज उगता है वहां पर हम उसको खत्म कर देंगे खेत को, और वहां पर एक मकान बना देंगे, तो उससे फूड की कमी हो जाएगी ना, खाने वाले ज्यादा हो जाएंगे और प्रोडक्शन कम हो जाएगा, तो स्कार्सिटी आएगी। शेल्टर, ठीक है ना, भैया रहने के लिए जगह भी कम पड़ जाएगी अगर पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, तो है ना, कपड़ा कहाँ से लाओगे इतना कपड़ा पहनने के लिए? तो ये सब दिक्कत होने वाली है, ठीक है। और ये सारी चीजें कैसे खत्म होगी? तो ये एक तो ये यहाँ पर जब चीजें कम हो जाएगी, ठीक है ना, यूज करने वाले जो आदमी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, और जो ये रिसोर्सेज है कम हो जाएंगे, तो उससे महंगाई भी ज्यादा बढ़ेगी, और जब महंगाई बढ़ेगी तो सब आदमी उसको अफोर्ड चीजों को नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये प्रॉब्लम है पॉपुलेशन बढ़ने से। Therefore, the government was forced to take up serious measures to check this population growth rate। तो गवर्नमेंट के सामने एक बड़ी समस्या यहाँ पर है ना, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को लेकर, कि किस तरीके से वो सभी आदमियों की जरूरतों को पूरा कर सके। The most important step to overcome this problem is, और इस प्रॉब्लम को कम करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है वो क्या है? मोटिवेट स्मॉलर फैमिलीज बाय यूजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। आपको छोटी फैमिली बनाने के लिए मोटिवेट करना होगा लोगों को कि बच्चे भैया कम से कम पैदा करो। और बच्चे कम कैसे पैदा कम कैसे होंगे? जब कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का यूज किया जाएगा। और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कौन कौन से हैं वो अभी हम आने वाले हैं अगली स्लाइड में, ठीक है। तो कम से कम बच्चे पैदा करने होंगे। Statutory rising of marriageable age of the female to 18 years and that of male to 21 years। तो यहाँ पर हमको क्या करना होगा? एक मैरिजेबल एज को फिक्स करना होगा कि भैया अगर, और जो कि क्या है, फीमेल के लिए 18 इयर्स और मेल के लिए 21 इयर्स, ये ना, ये गवर्नमेंट ने एज को फिक्स किया है। अगर कोई फीमेल की एज 18 से कम है और उसकी अगर शादी होती है, तो आप अगर अपने आसपास ऐसा कुछ देखते हो तो आप पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हो, पुलिस द्वारा जरूर एक्शन उनके खिलाफ लिया जाएगा, ठीक है ना। नहीं कर सकते, 18 ईयर से पहले किसी लड़की की शादी नहीं हो सकती, और 21 ईयर से पहले मेल की नहीं हो सकती, तो ये कानूनन जुर्म होगा ऐसा करना, ठीक है ना। और ये गवर्नमेंट ने क्यों किया? क्योंकि पहले बाल विवाह के बारे में आपने सुना होगा, कम एज में शादी कर दी जाती थी, और कम एज में अगर शादी कर देंगे तो फिर बच्चे ज्यादा होंगे ऑब्वियसली, ठीक है ना। तो इंसेंटिव गिव टू कपल विद स्मॉल फैमिलीज, और आपको जो छोटी फैमिली बनाने के लिए जो कपल्स है ना, उनको आपको क्या करना होगा? एक उनका उत्साह को बढ़ाना होगा, ठीक है ना। और वो दूसरे फैमिलीज के लिए एक एग्जांपल बनेंगे कि कम फैमिली अगर रखोगे तो छोटा परिवार सुखी परिवार जैसे बोलते हैं ना, वो वाली बात होगी, एग्जांपल सेट होगा। नेक्स्ट देखो,
कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स पे आ जाओ। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्या होते हैं? तो पर्पस क्या है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का, क्यों हम यूज करें कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स? तो हेल्प टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी, जो प्रेगनेंसी आप नहीं चाहते उस प्रेगनेंसी को ये रोकने का काम करते हैं। तो ये पर्पस है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज करने का। एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी, अगर हम एक अच्छा बहुत अच्छा कॉन्ट्रासेप्टिव हम मेथड किसको कहेंगे? तो कॉन्ट्रासेप्टिव जो हम यूज कर रहे हैं वो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए कि उसको हम आसानी से यूज कर रहे हैं। तो जब हम कॉन्ट्रासेप्टिव को आसानी से यूज करेंगे, यूजर फ्रेंडली का मतलब है कि वो हमको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए उसको यूज करते समय, ऐसा ना हो कि वो चुभ रहा है, समझ रहे हो? तो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, ऐसा ही ना हो कि हम भाई हर मेडिकल स्टोर पे ढूंढते फिरते कहीं पर मिल ही नहीं रहा, सभी मेडिकल स्टोर पर इजीली अवेलेबल होना चाहिए, इफेक्टिव भी होना चाहिए। मान लो अगर आपने कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करा और फिर भी प्रेगनेंसी हो गई तो क्या उसका फायदा हुआ कुछ यूज करने का? फायदा नहीं हुआ। तो इफेक्टिव होना चाहिए कॉन्ट्रासेप्टिव जो भी हम यूज कर रहे हैं, और रिवर्सिबल विद नो और लीस्ट साइड इफेक्ट। रिवर्सिबल हो, रिवर्सिबल का मतलब जिसको दोबारा से हम यूज कर सके, ठीक है ना, वो होता है रिवर्सिबल, और उसका साइड इफेक्ट बहुत कम या हो ही ना, ऐसा हम कॉन्ट्रासेप्टिव चाहेंगे जिसका साइड इफेक्ट बहुत ही कम हो या फिर साइड इफेक्ट कोई हो ही ना, ऐसा हमारा कॉन्ट्रासेप्टिव होना चाहिए। नॉट इंटरफेयर विद द सेक्सुअल ड्राइव, डिजायर और सेक्सुअल एक्ट, तो जिस समय मेटिंग इंटरकोर्स किया जा रहा है उस समय जो सेक्सुअल डिजायर है, ये ना जो हमारी फीलिंग्स होती है उस समय, तो उनमें इंटरफेयर नहीं करे कॉन्ट्रासेप्टिव, ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, रेंज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड आर प्रेजेंटली अवेलेबल, तो कौन कौन सी हमारे कॉन्ट्रासेप्टिव हम मेथड से जिनका यूज कर सकते हैं, तो इनको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपकी लाइफ के लिए भी ये इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती है। तो एक नेचुरल मेथड होता है हमारे पास जिसको हम ट्रेडिशनल मेथड भी कहते हैं, ठीक है ना। बैरियर्स है हमारे पास, आईयूडीज है, कुछ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं जिनमें टैबलेट्स आती है ना, मेडिसिन आती है जिनको हम ओरली लेते हैं, इंजेक्टेबल्स आते हैं जो इंजेक्टेबल्स हैं, ये ना इंजेक्शंस आते हैं, इम्प्लांट है जो स्किन में लगाए जाते हैं, और एक सर्जिकल मेथड होता है, परमानेंट मेथड है, वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी इसके अंदर आता है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके इन मेथड्स को पढ़ते हैं। पहला है नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। तो नेचुरल मेथड क्या है? तो नेचुरल मेथड एक, यहाँ पर कॉन्ट्रासेप्शन में हम क्या करेंगे, प्रेगनेंसी को रोकने का हम काम कर रहे हैं, ठीक है। प्रेगनेंसी कैसे रुकेगी? हम ओवम और स्पर्म के मिलने के चांस को कम करेंगे, ठीक है ना। तो एक ऐसा प्रिंसिपल हम अपनाएंगे जिससे ओवम और स्पर्म को मिलने से रोका जा सके। तो प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग, ठीक है ना, ओवम को स्पर्म को मिलने से रोकना है। तो पहला तरीका क्या है यहाँ पर नेचुरल मेथड में? पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस का मतलब क्या होता है? आपने मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ रखी है, ठीक है, पढ़ रखी है मेंस्ट्रुअल साइकिल। आपको पता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओवुलेशन कब होता है? ओवुलेशन होता है 14 डेज पर, ठीक है ना। जब ओवुलेशन होगा, जब ओवुलेशन होगा तो तभी ओवम बाहर निकलेगा, और ओवम बाहर निकलेगा तो स्पर्म से वो मिलकर और स्पर्म से मिलेगा और फर्टिलाइजेशन हो पाएगा, ठीक है ना। तो इस समय अगर हम, अच्छा ये डेट फिक्स भी नहीं होती सब में कि भाई 14 डेज पर ही ओवुलेशन हो जाएगा, ऐसी भी डेट कोई फिक्स नहीं होती। तो किसी में 15वें दिन भी हो सकता है, किसी में 16वें दिन भी हो सकता है, 17वें दिन भी हो सकता है, इससे पहले 13 डेज पर भी हो सकता है, 12 डेज पर भी हो सकता है, समझ रहे हो ना। तो ये डेज जो है वेरी करते हैं सभी में। जो स्टैंडर्ड जो दिन बताया गया है 14 डेज बताया जाता है, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है 28 दिन की, और मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिड में ओवुलेशन होता है, ठीक है। तो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस क्या है? पीरियोडिक का मतलब क्या होता है? कुछ टाइम को बोलते हैं पीरियोडिक, टाइम के लिए आ रहा है। एब्स्टिनेंस का मतलब है रुक जाना, रुक जाना। तो कुछ टाइम के लिए रुक जाना, कौन से टाइम के लिए? जो खतरनाक टाइम होता है प्रेगनेंसी के लिए, ठीक है ना। इस समय प्रेग्नेंट होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के 12वें दिन से लेकर 17वें दिन के बीच में, जो हाई चांसेस है, ठीक है ना। 12 से ज्यादा हाई चांसेस, जैसे आप 14 से नीचे आ रहे हैं, 13 डेज कम चांसेस से प्रेगनेंसी के, 12वें दिन और कम चांस होंगे, 11वें दिन और कम चांस होंगे, ठीक है ना।
और फिर उसके बाद 14 डेज पे सबसे ज्यादा चांस होता है यहाँ पे, फिर 15, 16, 17, जैसे जैसे आप आगे की तरफ जाओगे तो चांसेस कम है। तो ये हाई रिस्क वाले डेज होते हैं 12 से लेके 17। तो कुल मिला के और थोड़ा सा कम कर लो, तो किताब में लिखा हुआ है कि 10 से लेके 17 दिन के बीच में अगर हम सेक्सुअल प्रैक्टिस को, कोइटस को अवॉइड करें, ठीक है ना, कोइटस ना करें, तो आप नेचुरल तरीके से ही प्रेगनेंसी से बच सकते हैं। तो द कपल्स अवॉइड द एब्स्टेन फ्रॉम कोइटस, कोइटस बोलते हैं सेक्स करने को, फ्रॉम डेज 10 to 17 ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये फर्टाइल पीरियड कहलाता है, 10 मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10वें दिन से 17वें दिन के बीच में। इस समय रुक जाओ, सेक्स मत करो, ठीक है ना, तो प्रेगनेंसी से बच जाओगे। तो सेफ डेज कौन से होते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। आपको पता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में पहले 1 दिन से लेके 5 दिन तक क्या होता है, ब्लीडिंग फेज होता है, इस समय ब्लीडिंग होती है, तो इस समय तो हम सेक्सुअल प्रैक्टिस नहीं कर सकते। उसके बाद 6 डेज से लेकर 6 डेज सेफ होता है, 7th डेज से 8, 9, ठीक है ना, तो ये 4 दिन जो है ना बिल्कुल सेफ होते हैं। इस समय प्रेग्नेंट होने के चांसेस बहुत बहुत कम हो जाते हैं, मतलब निल हो जाते हैं समझो, क्योंकि ओवुलेशन इस समय नहीं होता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद अगर आप 10 डेज पर 11, 12 ऐसे करके 20, 21, 22 तक के आप मान लो, ठीक है ना, यहाँ पर चांसेस थोड़े हाई रहते हैं, क्योंकि ओवुलेशन किसी में थोड़ा जल्दी हो जाता है, किसी में थोड़ा लेट हो जाता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद 21 से 28 दिन तक के जब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आती, एमसी नहीं होती है नेक्स्ट, तो तब तक के सेफ डेज माने जाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ओवम की मान लो 14 डेज पर फॉर एग्जांपल ओवुलेशन हो गया, तो जो तुम्हारा ओवम होता है उसकी लाइफ कितनी होती है, उसकी लाइफ 24 आवर्स होती है। तो विद इन 24 आवर्स अगर स्पर्म मीट करते हैं तो फर्टिलाइजेशन होगा, वरना ओवम भी बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो 21 डेज पर, तो अगर ओवम यहाँ पर निकला है 14 डेज पर, तो यहाँ तक तो डेड हो चुका होगा। 21 डेज पर तो ओवम डेड हो चुका होगा, फिर प्रेगनेंसी के चांस नील हो जाते हैं। तो सेफ डेज कौन से हैं जहाँ पर प्रेगनेंसी के चांस कम रहेंगे, 6 मेंस्ट्रुअल साइकिल का 6 से लेके 9 तक ये डेज, 4 डेज तो ये है, और फिर 20, 21, 22 उसके आगे तक, ठीक है। आप यहाँ से यहाँ तक अवॉइड करना चाहिए 10 से लेके 17 तक। दूसरा तरीका क्या है हमारे पास, विड्रॉल और कोइटस इंटरप्टस, ठीक है ना। विड्रॉल का मतलब क्या होता है, बाहर निकालना, ठीक है ना, बाहर निकालने को बोलते हैं। जब कोइटस कर रहे हैं तो उस समय जब इजैकुलेशन होने वाला होता है, मतलब जो स्पर्म से सीमेन है हमारा, जब वो बाहर निकलने वाला होता है, तो उससे थोड़ा पहले पेनिस को वजाइना से बाहर निकाल लो और बाहर सीमेन को इजैकुलेट कर दो, तो तब भी प्रेगनेंसी के चांस बहुत कम हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या करता है, मेल पार्टनर विड्रो मतलब बाहर निकालना हिज पेनिस फ्रॉम वजाइना जस्ट बिफोर इजैकुलेशन सो एज टू अवॉइड इंसेमिनेशन, ठीक है ना। इंसेमिनेशन वजाइना के अंदर नहीं होना चाहिए, बट इस मेथड के चांस क्या हो जाते हैं, ये फेल भी हो जाता है, मतलब ये, ठीक है ना। क्योंकि मान लो इंसेमिनेशन हमने बाहर कर दिया, फिर भी यूरिथ्रा के अंदर हमारे कुछ स्पर्म रह जाते हैं, जो नेक्स्ट टाइम जब हम दोबारा सेक्सुअल प्रैक्टिस करेंगे तो फिर वो सीमेंस अंदर जा सकते हैं वजाइना के अंदर, तो इसका फेलियर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना। ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव मेथड नहीं है, इसका फेलियर बहुत ज्यादा है। लैक्टेशनल एमिनोरिया क्या होता है, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, जब मदर अपने बच्चे को मिल्क फीड कराती है, ठीक है ना, प्रेगनेंसी के बाद जब पार्चुरेशन हो गया, बेबी बाहर आ गया, तो मदर क्या करती है, बच्चे को मिल्क फीड कराती है, उसको बोलते हैं हम लैक्टेशन पीरियड। और एमिनोरिया का मतलब क्या है, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, उस समय मेंस्ट्रुएशन नहीं होता, क्योंकि उस समय बॉडी के अंदर कौन सा हार्मोन सीक्रेट हो रहा होता है, प्रोलैक्टिन, और जब प्रोलैक्टिन हार्मोन सीक्रेट होता है तो प्रोलैक्टिन एलएच जो एफएसएच हार्मोन है हमारे पिट्यूटरी के, ठीक है ना, इनको सीक्रेट होने नहीं देता, और जब एफएसएच एलएच सीक्रेट नहीं होगा तो फॉलिकल की फॉर्मेशन नहीं होगी, फॉलिकल डेवलप नहीं होंगे, तो मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये मेथड है हमारा, किस बेस पर, ये मेथड जो है हमारा, ये बेस्ड है ऑन द फैक्ट दैट ओवुलेशन डू नॉट अकर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंटेंस लैक्टेशन। जब तक इंटेंस लैक्टेशन हो रहा है ना, मदर फीड करा रही है बच्चे को, तो तब तक ओवुलेशन नहीं होता है, और ओवुलेशन नहीं होगा तो ओवम नहीं आएगा, तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस निल हो जाएंगे। लेकिन ये मेथड कब तक इफेक्टिव माना जाता है, 6 मंथ तक ये मेथड इफेक्टिव माना जाता है,
और 6 मंथ में भी, मतलब इनिशियली जो मंथ है पहला दूसरा तीसरा मंथ, तो तब तो ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, उसके बाद इसकी भी एफिशिएंसी कम होती चली जाती है। तो यहाँ पर लिखा है इफेक्टिव ओनली अप टू ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ फॉलोइंग पार्चुरेशन। पार्चुरेशन के 6 महीने बाद तक ये इफेक्टिव होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर बुक में लिखा तो है 6 महीने तक ये इफेक्टिव है, लेकिन कभी कभी किसी फीमेल में ये 6 महीने से पहले ही क्या होता है, मतलब ओवुलेशन होना स्टार्ट हो जाता है और फिर उस केस में प्रेगनेंसी भी हो जाती है, ठीक है ना। तो मतलब यहाँ पर इसके डिसएडवांटेजेस काफी ज्यादा है इन नेचुरल मेथड्स के, लेकिन इनमें एक सही बात ये है नेचुरल मेथड्स में, इन नेचुरल मेथड्स की सही बात ये है कि क्योंकि इनमें कोई कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज नहीं किया जाता है, ठीक है ना, बाहर से किसी चीज का यूज नहीं करना होता हमको। और नेचुरल मेथड का जनरली वो कपल्स यूज करते हैं जो जिनकी मैरिज हो चुकी है, ठीक है ना, तो जनरली उनके द्वारा ये मेथड यूज किया जाता है, ठीक है ना। एडवांटेजेस क्या है, इसके फायदे क्या है, एज नो मेडिसिन, आपको कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं है, किसी डिवाइस को यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इन मेथड्स में साइड इफेक्ट और ऑलमोस्ट नील, और कोई साइड इफेक्ट है ही नहीं, क्योंकि ना आपने कोई डिवाइस यूज करी ना आपने कोई मेडिसिन यूज करा। लेकिन सबसे बड़ा साइड इफेक्ट इसका ये है कि प्रेगनेंसी हो जाएगी इसमें, उसके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। डिसएडवांटेज क्या है इसमें, चांसेस ऑफ फेलियर हाई, ठीक है ना, यहाँ पर फेलियर के चांसेस बहुत ज्यादा है, फेलियर के चांसेस बहुत ज्यादा होता है, ये इसका डिसएडवांटेज है, ठीक है। दूसरा देखो बैरियर मेथड क्या है, तो ओवम एंड स्पर्म आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकली मीटिंग विद द हेल्प ऑफ बैरियर, ठीक है ना। आप बैरियर का यूज करोगे और बैरियर का यूज करने से आप फिजिकली ओवम को और स्पर्म को मिलने से रोकोगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक बैरियर मेथड में सबसे इंपॉर्टेंट आता है कॉन्डोम्स, जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। मान लो ये पेनिस है, ठीक है ना, ये पेनिस है, ठीक है ना, तो इसके ऊपर एक रबड़ की एक शीट होती है, इस तरीके से रबड़ की एक शीट होती है इस तरीके से, जो इसको कवर कर लेगी इस तरीके से, ठीक है ना। अब जब ये यूरिथ्रा है, मान लो बीच में पेनिस के बीच में क्या होती है, यूरिथ्रा, जिसके द्वारा सीमेन बाहर निकलता है, तो यहाँ से जब स्पर्म बाहर निकलेगा तो वो इसी के अंदर इकट्ठा हो जाएगा, यहाँ पर सारा सीमेन इसी में इकट्ठा हो जाएगा, और जो वजाइना है वहां पर वजाइना के कांटेक्ट में ये सीमेंस नहीं आ पाएंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया बैरियर मेथड कि आप फिजिकली ओवम को और स्पर्म को मिलने से रोक रहे हो। सच मेथड आर अवेलेबल फॉर बोथ मेल एंड फीमेल, ये मेथड अवेलेबल है दोनों के लिए, मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी। मेल के लिए जो एक आता है कॉन्डोम, ठीक है ना, फीमेल के लिए जो आता है उसको फेमिडोम कहते हैं, ठीक है ना। और मेल का तो पेनिस को कवर करता है जो कॉन्डोम होगा, और जो फीमेल्स में आता है फेमिडोम वो वजाइना को या सर्विक्स को कवर करता है। तो कॉन्डोम पढ़ लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। इसका पॉपुलर ब्रांड क्या होता है, निरोध, ठीक है। तो बैरियर मेड ऑफ थिन रबर लेटेक्स शीट, एक लेटेक्स शीट से या रबर से बना होता है। यूज्ड टू कवर द पेनिस इन द मेल, मेल के अंदर ये पेनिस को कवर करने में काम आता है, और वजाइना को कवर करता है और सर्विक्स को कवर करता है फीमेल्स के अंदर, ठीक है। यूज्ड जस्ट बिफोर कोइटस, इसको हम कब यूज करेंगे, कोइटस से जस्ट पहले, सो दैट द इजैकुलेटेड स्पर्म वुड नॉट एंटर इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। और जब ये पेनिस को कवर कर लेगा या वजाइना को कवर कर लेगा, तो जो स्पर्म्स होंगे वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना, और प्रेगनेंसी के चांस क्या हो जाएंगे, नील हो जाएंगे। निरोध इज द पॉपुलर ब्रांड ऑफ कॉन्डोम फॉर मेल, मेल के लिए पॉपुलर ब्रांड है कॉन्डोम का निरोध। एडिशनल बेनिफिट अदर देन कॉन्ट्रासेप्शन, एक तो देखो प्रेगनेंसी को तो रोक ही रहा है ये, क्योंकि ओवम और स्पर्म को फिजिकली ये मीट करने नहीं देता है। इसके अलावा और क्या फायदा है इसका, प्रोटेक्टिंग द यूजर फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग एसटीडीज एंड एड्स, और जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जैसे या एड्स है, तो इनसे भी ये बचाता है, ठीक है ना। क्योंकि मान लो अगर कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है किसी फीमेल को, ठीक है ना, और उसके जो जर्म्स वगैरह है, बैक्टीरिया जो है, अगर वो मान लो वजाइना के म्यूकस में प्रेजेंट है,
और जब आप इंटरकोर्स करोगे तो है ना, आप फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में पेनिस को इंट्रोड्यूस करवाओगे, तो अब जो म्यूकस होगा, वजाइना का म्यूकस होगा, उसके कांटेक्ट में हमारा जो स्पर्म जो पेनिस होगा वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा, क्योंकि वो एक रबर लाइक स्ट्रक्चर से है ना, कॉन्डोम से कवर रहता है चारों तरफ से। तो वजाइना का म्यूकस पेनिस के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ पाता, जिससे आप एसटीडीज से या एड्स जैसी बीमारियों से भी बच जाते हो। बोथ द मेल एंड फीमेल कंडोम्स आर डिस्पोजेबल, ये डिस्पोजेबल होते हैं भैया, एक बार यूज करके दोबारा इनको यूज नहीं किया जाता है, ठीक है ना, तो डिस्पोजेबल होते हैं। कैन बी सेल्फ इंसर्टेड, और इनको पहनने के लिए, यूज करने के लिए किसी एक्सपर्ट डॉक्टर या नर्स की जरूरत नहीं होती, सेल्फ इंसर्टेड होते हैं। एंड देयर बाय गिव प्राइवेसी टू द यूजर, और उससे यूजर की प्राइवेसी बनी रहती है, ठीक है। इसके अलावा और भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में, बैरियर मेथड्स में आते हैं हमारे पास डायफ्राम, सर्वाइकल कैप और वोल्ट। ये तीनों ही किसके लिए होते हैं? फीमेल के लिए होते हैं, ये मेल के लिए नहीं होते हैं। और इनका आप अगर फोटो में देखोगे, मैं ला नहीं पाया इनके फोटो, तो ये देखने में भी एक ही जैसे होते हैं, ठीक है ना। डायफ्राम इस टाइप का होता है ऐसे, ठीक है ना, सर्वाइकल कैप भी कुछ इसी टाइप से होती है, तो शेप इनकी थोड़ी थोड़ी अलग होती है, इस टाइप से होते हैं। तो ये क्या काम करते हैं? ये बैरियर, ये भी रबर के बने होते हैं, ठीक है ना, बैरियर है। इंसर्टेड इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, इनको कहां पर इंसर्ट किया जाता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में इंसर्ट किया जाता है, टू कवर द सर्विक्स ड्यूरिंग कोइटस, और कोइटस के समय ये सर्विक्स को कवर करने का काम करते हैं, ठीक है ना। जब सर्विक्स कवर हो जाएगी तो स्पर्म फिर वजाइना के से होते हुए फिर मतलब यूट्रस में नहीं जा पाएंगे, फैलोपियन ट्यूब में नहीं जा पाएंगे, तो ओवम से वो नहीं मिल पाएंगे, ठीक है ना, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, तो सर्विक्स को कवर कर लेते हैं ये। दे प्रिवेंट कंसेप्शन बाय ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू द सर्विक्स, और सर्विक्स के अंदर जब ये नहीं जा पाएंगे स्पर्म्स, है ना, स्पर्म्स की एंट्री को ब्लॉक कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। दे आर रीयूजेबल, और इनको बार बार यूज करते हैं, वॉश कर लेंगे, एक बार हमने यूज करा, उसके बाद इसको धो लो पानी से, ठीक है ना, वॉश कर लो, और फिर नेक्स्ट टाइम हम इसी को दोबारा से यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी कॉन्डोम बताया, कॉन्डोम होते हैं डिस्पोजेबल, एक बार यूज करो, फेंक दो उसके बाद, ठीक है ना। लेकिन जो डायफ्राम है, सर्वाइकल कैप है या वोल्ट है, इनको हम बार बार यूज कर सकते हैं। अगर इनको हम डायफ्राम है, सर्वाइकल कैप है, वोल्ट है, अगर इनको हम स्पर्मिसाइडल क्रीम के साथ, जेलीज के साथ या फोम के साथ यूज करेंगे, तो ये बैरियर जो है उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है, फिर ये अच्छी तरीके से काम करेंगे, ठीक है ना। जो जेलीज होती है वो स्पर्म को मारने का काम करती है, इन पर आप जेलीज लगाओ, ठीक है ना, या फिर हमारा स्पर्मिसाइडल क्रीम जो स्पर्म को मार दे, वो क्रीम्स लगाए इन पर, और तब इनको क्रीम लगाकर, जेलीज लगाकर, फोम लगाकर, यदि आप इनको वजाइना के थ्रू सर्विक्स में फिट कर देंगे, फिर उसके बाद स्पर्म्स के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे कि वो अंदर ना जाए, ठीक है ना, फिर ये बढ़िया बैरियर की तरह काम करते हैं। तो डायफ्राम, सर्वाइकल कैप या वोल्ट्स को अलोंग विद स्पर्मिसाइडल क्रीम, जेलीज और फोम के साथ यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, जिनको हम कहते हैं आईयूडीज। तो ये ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं जो यूट्रस में फिट किए जाते हैं, ठीक है ना। इंट्रा का मतलब अंदर, यूटेराइन का मतलब यूट्रस के, ये ऐसे डिवाइस है। तो these devices are inserted by doctors or expert nurse in the uterus through vagina, है ना। तो ये अभी तक हमने पढ़ा जो कॉन्डोम था या फिर आपका बैरियर मेथड्स थे, ये सेल्फ इंसर्टेड थे, इनके लिए किसी एक्सपर्ट नर्स की जरूरत, डॉक्टर की जरूरत नहीं थी। लेकिन जो इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस होती है, इनको इंसर्ट करने के लिए हमको डॉक्टर या एक्सपर्ट नर्स की जरूरत होती है, और ये वजाइना के थ्रू यूट्रस में, है ना, ये डिवाइस इंसर्ट की जाती है। These intrauterine devices are presently available as, और ये 3 प्रकार की होती है जो आपको पढ़नी है। एक है नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज, आप यहीं से इनके अभी एग्जांपल याद करो, अभी के अभी यही एग्जांपल से ही क्वेश्चन आता है, नीट में भी अभी 1-2 साल पहले यही से क्वेश्चन आया हुआ है। नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज कौन सी है? लिपस लूप, ठीक है ना, ऐसा दिखाई देता है कुछ लिपस लूप इस टाइप से। आप गूगल करके भी इनकी फोटोज को देख सकते हो, अभी मेरे पास इनकी फोटो अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना। लिपस लूप नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज का एग्जांपल है।
उसके बाद कॉपर रिलीजिंग आईयूडी जो कॉपर को रिलीज करती है, ठीक है ना। कॉपर जो होता है वो स्पर्म की मोटिलिटी को बहुत कम कर देता है, ठीक है ना, फेगोसाइटोसिस का काम होता है। तो ये भी एक बेहतर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। कॉपर रिलीजिंग आईयूडी का एग्जांपल है कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, तो यहाँ पर इनको याद करना जरूरी है। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज कौन कौन सी है, प्रोजेस्टेरोन और LNG-20। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज कौन कौन सी है, प्रोजेस्टेरोन और LNG-20, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ आईयूडीज, आईयूडीज किस तरीके से काम करती है हम ये देखते हैं। आईयूडी इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है खा जाना स्पर्म को, ठीक है ना। स्पर्म को ये डाइजेस्ट कर जाती है, खत्म कर देती है, स्पर्म को मार देती है विद इन द यूट्रस। यूट्रस में स्पर्म मर जाते हैं, ठीक है ना, फैलोपियन ट्यूब में जा ही नहीं पाते फिर। कॉपर आयन रिलीज सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी। कॉपर आयन का क्या काम होता है, स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस करता है, कम कर देता है। सप्रेस का मतलब कम करना। तो कॉपर आयन रिलीज होंगे कॉपर टी से और स्पर्म की स्पीड जो है, गति, वो कम हो जाएगी। एंड द फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, है ना, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी भी सप्रेस हो जाएगी, कम हो जाएगी। द हार्मोनल रिलीजिंग आईयूडी मेक द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। जो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी है ये यूट्रस को इम्प्लांटेशन के लिए अनसुटेबल बना देती है। एंड सर्विक्स होस्टाइल टू द स्पर्म, और सर्विक्स होस्टाइल हो जाती है स्पर्म के लिए, है ना, स्पर्म की शत्रु बन जाती है, दुश्मन बन जाती है सर्विक्स, और स्पर्म को एंट्री नहीं देती है अंदर, है ना। आईयूडी आर आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल्स हु वांट टू डिले प्रेगनेंसी और स्पेस चिल्ड्रन। आईयूडीज आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव माना जाता है फीमेल्स के लिए जो प्रेगनेंसी को डिले करना चाहती है या फिर दो बच्चों के बीच में गैप चाहती है। तो आईयूडीज आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव होती है उन फीमेल्स के लिए जो प्रेगनेंसी को डिले करना चाहती है या फिर दो बच्चों के बीच में गैप चाहती है, ठीक है। और इट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड फॉर कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया। और इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस को, आईयूडीज को मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड माना जाता है कॉन्ट्रासेप्शन करने के लिए इंडिया में, ठीक है। तो ये हमने पढ़े हैं कुछ मेथड अभी, ठीक है ना। इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस के बाद ओरल पिल्स है ना, सर्जिकल मेथड्स है, इम्प्लांट, इंजेक्टेबल्स, तो ये सब अभी इसमें रह चुके हैं। तो चूंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो रही है तो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे और इस चैप्टर को अगली वीडियो में मैं कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है ना। और अगला वीडियो आएगा बहुत जल्द, है ना, 1 या 2 दिन के बाद मैं अपलोड कर दूंगा दूसरा वीडियो भी, और चैप्टर को हम फिनिश कर देंगे। और फिर उसके बाद हम इस चैप्टर के और ह्यूमन रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन भी लगा लेंगे। तो जितना भी मैंने आपको अभी तक ये पढ़ाया है इसमें आप इसके नोट्स बना लीजिए, इन सभी को आप अपनी कॉपी में लिख लो, सारे पॉइंट्स बिल्कुल 100% एनसीईआरटी है, प्योर एनसीईआरटी, और एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी, ठीक है ना। नीट के लिए भी ये नोट्स बिल्कुल सफिशिएंट है, इंपॉर्टेंट है, इनको आप तैयार कीजिए, याद कीजिए और बढ़िया से नोट्स बनाइए, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।